नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन सॉल्यूशन के पार्ट 11 पढ़ चुके हैं। आज अपन सॉल्यूशन की पार्ट 12 की ओर अग्रसर हैं। इस पार्ट में अपन असामान्य आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे। असामान्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? जितना उसका होना चाहिए उससे कम अथवा ज़्यादा होना। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि NaOH का अणुभार कितना होगा, तो आप क्या करते हैं, सोडियम का निकालते हैं 23, ऑक्सीजन का निकालते हैं 16 और हाइड्रोजन का लेते हैं 1, और जब आप इन सब को जोड़ देते हैं तो इसका अणुभार आ जाता है 40। अब असामान्य है क्या यहाँ पे? यहाँ असामान्य ये है दोस्तों, अगर यदि आप NaOH का अणुभार 40 के बजाय मान लो अणुभार आ जाता है 20, तो ये असामान्य हुआ कि नहीं हुआ? मान लो आप किसी कंडीशन में अणुभार निकाल लेते हैं 60, तो भी ये असामान्य अणुभार हुआ। तो जो वास्तविक अणुभार है वो तो सामान्य अणुभार हुआ, और जो अवास्तविक है, होना इतना चाहिए लेकिन होता है अलग, तो उसे बोलते हैं असामान्य अणुभार। जैसे कि मैं बोलता हूँ NaCl का जल में अणुभार होगा, है ना। तो इसका NaCl का निकालेंगे कैसे? तो सोडियम का निकालते हैं 23, क्लोरीन का निकालते हैं 35.5, दोनों को जोड़ लेते हैं तो आंसर आता है आपका 58.5। ये तो है सामान्य, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर यदि आप 58.5 के स्थान पे आप इसे पाते हैं 29.25, तो ये क्या होगा? असामान्य होगा कि नहीं होगा? सेम इसी तरह से अगर यदि मैं बोलूं साथियों, आप एसिटिक अम्ल CH3COOH का अणुभार निकालिए, आप क्या करोगे? कार्बन का ले लोगे 12, ये 3 हाइड्रोजन है तो 3 जोड़ दोगे, ये वापस कार्बन आया, इसका वापस 12, 2 ऑक्सीजन है तो 16 और 16 32 जोड़ दोगे, और 1 हाइड्रोजन है तो लास्ट में 1 जोड़ दोगे, और इन सब का योग कितना कर दोगे? 60। लेकिन किसी जल में इसका अणुभार आ जाता है 60, लेकिन जिसे ही आप बेंजीन में घोलते हो तो इसका अणुभार आ जाता है 120। ऐसी स्थिति में ये क्या हुआ? असामान्य। तो ये 120 जो आया है वो असामान्य है। NaCl का 29.25 आया है वो असामान्य है। NaOH का 20 आया वो असामान्य है। 60 आया वो असामान्य है। सामान्य क्या है? तो सामान्य जो उसका नॉर्मल होता है, जो आप उसके परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं सामान्य। असामान्य होता क्या है? तो देखिए, एक बार अपन चर्चा करते हैं असामान्य के लिए। एक बार मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कि असामान्य किस स्थिति में आता है। तो असामान्य अणुभार 2 स्थिति में आता है दोस्तों। कितनी स्थिति में? 2। एक तो आता है संघूर्णन की स्थिति में, और दूसरा आता है वियोजन की स्थिति में। संघूर्णन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। इसका मतलब होता है टूटना भी होता है, और इसका मतलब होता है आयनन, आयनित हो जाएगा तो भी ये आएगा। संघूर्णन का मतलब क्या हो जाएगा? जुड़ना। अब देखिए जुड़ेगा कैसे। जैसे कि मैंने बोला एसिटिक अम्ल का, एक बार वापस बता देता हूं। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों कि ये NaCl है। NaCl जब आयनों में टूट जाएगा, तो आयनों में टूटेगा तो क्या बनाएगा? Na+ और बनाएगा Cl- बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जब ये जुड़ा हुआ है नहीं था, जब ये जुड़ा हुआ था तब तो इसका अणुभार आ रहा है 58.5। जब ये आयनों में टूट गया, अब ये 2 आयनों में टूटा है, इसलिए इन दोनों का अणुभार क्या हो जाएगा? 58.5 का आधा। 58.5 में आप 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 29.25। आ रही बात समझ में?
अगर यदि ये आयनों में जुड़ जाए, एसिटिक अम्ल दो अणुओं में जुड़ जाता है, जब ये दो अणुओं में जुड़ जाता है तो इसका अणुभार 60 के बजाय कितना हो जाएगा, 120। तो जब भी ये अपने आयनों में जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद में इसका अणुभार क्या हो जाएगा, दुगना। अगर दो अणु जुड़ते हैं तो दुगना, तीन अणु जुड़ेंगे तो 3 गुना, चार अणु जुड़ेंगे तो 4 गुना। जैसे एसिटिक अम्ल का बेंजीन में संघनन होने से अणुभार दुगना हो जाता है। यानी एसिटिक अम्ल बेंजीन में संघनन हो गया, दो अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा, दुगना। जबकि अगर यदि मैं NaCl की बात करूं तो NaCl के अणु NaCl दो अणुओं में टूट जाता है, Na+ और Cl-। तो अणुभार क्या हो जाएगा, अणुभार आधा हो जाएगा। अगर यदि मैं बात करूं MgCl2 तो MgCl2 टूटता है कितना हमें, Mg+2 और दो अणु Cl में, तो अणुभार कितना हो जाएगा, 1/3। अणुभार कितना हो जाएगा, 1/3। तीन अणुओं में टूटेगा तो 1/3। चार अणुओं में टूटेगा, मान लो AlCl3, तो बनेगा क्या, Al+3 + 3 मोल ऑफ Cl-। 3 और 1 4, तो अणुभार कितना हो जाएगा, 1/4। जितने अणुओं में टूटेगा अणुभार उसका उतने ही बटेवे में भाग में चला जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलो फटाफट से, असामान्य अणुभार। तो देखिए असामान्य अणुभार आता कब है, तो एक बार लिख देते हैं, मैं देखो परिभाषा लिख देता हूं। देखिए असामान्य अणुभार, जब विलेय पदार्थ का विलायक में, मैं दो अलग अलग परिभाषा लिख रहा हूं, किताब में तो एक ही है। असामान्य अणुभार होते क्या है, तो जब विलेय पदार्थ का विलायक में संघनन होता है, तो संघनन की स्थिति में, संघनन होता है तो अणुभार दुगना तीन गुना बढ़ जाता है। ये दो डॉट का मतलब क्या है दोस्तों, इसी तरह से इसका मतलब है 3 गुना हो गया, 4 अणु जुड़ेंगे तो 4 गुना, 5 अणु जुड़ेंगे तो 5 गुना, 6 अणु जुड़ेंगे तो 6 गुना। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण अभी बताया था, एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोल देते हैं। तो देखिए जब आप एसिटिक अम्ल लेंगे तो ये इस तरह से जुड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसी तरह से दूसरा अणु, दूसरा जो CH3 होगा वो कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, OH और ये डबल बॉन्ड O। इन दोनों के बीच में क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखिए यहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। ये दोनों अणु आपस में क्या होंगे, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ेंगे। इस बंध को बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। तो ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाएगा। अब दो अणु आपस में जुड़ा, इसलिए इसका एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होगा,
तो एसिटिक अम्ल का अनुभार हो जाएगा 60 गुणे 2 इजिकल टू 120। तो ये था संगुणन की स्थिति में। अब बात कर लेते हैं एक बार वियोजन की स्थिति में, कि वियोजन की स्थिति में किस तरह से अनुभार बदलता है। दोस्तों देखिए, दूसरी ले लेते हैं वियोजन की स्थिति में। तो देखिए, वियोजन की स्थिति में अभी मैंने बताया था जितने अणुओं में टूटेगा, जितने आयनों में टूटेगा, उतना ही क्या हो जाएगा, कम। तो देखो, जब विलेय पदार्थ विलायक में घुलकर विलायक में वियोजित होता है, तो अणुभार 1/2, 1/3, 1/4 गुणा रह जाता है। यानी दो आयनों में विभक्त होगा तो 1/2, 3 आयनों में विभक्त होगा तो 1/3, 4 आयनों में विभक्त होगा तो 1/4 रह जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे कि मैं बोलूं NaCl, NaCl का अणुभार क्या होगा, वास्तविक का 1/2। यानी वास्तविक कितना होता है, तो NaCl का अणुभार बताया था 58.5। तो अणुभार वास्तविक का अणुभार आधा कितना हो जाएगा, 29.25। इसी तरह से मैं बात करूं MgCl2 का कितना होगा, तो Mg का वास्तविक होता है 24, Mg का 24, क्लोरीन 2 क्लोरीन है, एक का 35.5, तो 2 का हो जाएगा 71। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर हो जाएगा 95। ये तो वास्तविक है। अब ये वास्तविक का कितना होता है, तो अणुभार होता है Mb इजिकल टू 1/3, क्योंकि 3 आयनों में टूटेगा, 3 आयनों में टूटेगा तो इसका वास्तविक का क्या हो जाएगा, 1/3, यानी क्या हो जाएगा 95/3। और जब 95 में इस 3 का भाग देते हैं तो देखो 3 तरीका 9, हासिल कुछ नहीं बचेगा। 3 का भाग 5 में देंगे तो एक बार बचेगा, हासिल 2, शेषफल 2 रह जाएगा, तो 2 में इसका भाग देंगे तो 0.67, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब MgCl2 का वास्तविक अणुभार तो है 95, जबकि असामान्य अणुभार है 31.67। ये था दोस्तों असामान्य अणुभार के लिए। अब अपन लास्ट में बात करते हैं वान हाफ गुणांक। तो अगली हेडिंग डालिए आप कॉपी के अंदर, वान हाफ गुणांक। देखिए वान हाफ गुणांक क्या है, तो असामान्य अणुभार के संदर्भ में वान हाफ नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अणुभार और वान हाफ गुणांक यानी उनसे संबंधित एक नियतांक दिया था, उस नियतांक को ही वान हाफ गुणांक कहते हैं। देखिए क्या है, जो अपना असामान्य अणुभार था, असामान्य अणुभार के लिए वान हाफ ने नियम दिए। क्या नियम दिए, तो इसे सबसे पहले बात करते हैं, नियम दिए थे। तो नियम जो दिया था, तो उन्होंने नियम दे करके एक गुणांक भी दिया था, उस गुणांक को बोलते हैं आई। नियम दिए तथा एक गुणांक दिया जिसे वान हाफ गुणांक, जिसे
वांट हाफ गुणांक, और इसे आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। ये वांट हाफ गुणांक होता क्या है? तो देखिए इस आई के लिए एक सूत्र लिख रहा हूं, आई इज इक्वल टू होता है क्या है, स्मॉल आई है, स्मॉल आई इज इक्वल टू होगा क्या? तो सबसे पहले लिखते हैं प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, डिवाइड बाय आ जाएगा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। ये अणुसंख्यक गुणधर्म है क्या दोस्तों? तो लास्ट वाले पार्ट में आपको मैंने बताया था 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। एक तो लिखा था वाष्प दाब में, अवनमन, दूसरा लिखा था हिमांक में, अवनमन, तीसरा लिखा था क्वथनांक में, उन्नयन, और चौथा लिखा था परासरण दाब। ये आपको मैंने 4 लिखाए थे। तो ये ही है आपके अणुसंख्यक गुणधर्म। वाष्प दाब के लिए, प्रेशर के लिए मैं लिखूंगा P, हिमांक के लिए लिखूंगा T और टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक के लिए लिखूंगा TF, और परासरण दाब को लिखते हैं पाई से। तो ये आप ध्यान रखें। तो देखिए I क्या होता है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म डिवाइड बाय सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। और ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म है ये अपने 4 हैं, P, TF, क्वथनांक है ना, बॉइलिंग के लिए लिखते हैं TB से, दोनों सेम कर दिया। क्वथनांक के लिए TB, और लास्ट है परासरण दाब। तो ये है दोस्तों। अब देखिए इसको मैं लिख कैसे सकता हूं फॉर्मूले के रूप में? तो देखिए I इज इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, तो लिख देता हूं डेल्टा P प्रेक्षित डिवाइड बाय डेल्टा P सैद्धांतिक। आ रही बात समझ? अगर यदि इसको इंग्लिश में लिखें तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा T प्रैक्टिकली, डेल्टा P प्रैक्टिकली डिवाइड बाय डेल्टा P थ्योरेटिकली। तो एक तो है प्रैक्टिकली और एक है थ्योरेटिकली। तो प्रेशर दोनों ही वही है डेल्टा P। अब देखिए अगर यदि मैं इन चारों में एक साथ रिलेशन लिखना चाहूं तो दोस्तों क्या लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू, अब प्रैक्टिकली के लिए मैं P लिख देता हूं, थ्योरेटिकली के लिए T लिख देता हूं। तो देखिए डेल्टा P प्रैक्टिकली डिवाइड बाय डेल्टा P थ्योरेटिकली बराबर में, है ना। दूसरा क्या है था हिमांक में अवनमन, तो लिख देता हूं डेल्टा TF प्रैक्टिकली डिवाइड बाय डेल्टा TF थ्योरेटिकली बराबर में डेल्टा T ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रैक्टिकली डिवाइड बाय डेल्टा TB ऑफ थ्योरेटिकली बराबर में परासरण दाब प्रैक्टिकली डिवाइड बाय परासरण दाब थ्योरेटिकली। और कुछ नहीं है दोस्तों, जो आप भी लिख रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म अपना क्या था, ऊपर था प्रेक्षित रूप से, प्रेक्षित का मतलब ही है प्रैक्टिकली, और सैद्धांतिक का मतलब है थ्योरेटिकली।
थ्योरेटिकली का मतलब है वास्तविक, थ्योरेटिकली का मतलब है वास्तविक, और प्रैक्टिकली का मतलब है असामान्य। असामान्य या जो है, जो आता है। जैसे कि प्रेक्षित क्या होगा, तो NaCl का कितना आया था, आधा, तो वही अपन लिखेंगे, ठीक है ना। और सिद्धांति का क्या होता है, जो NaCl का जितना है। आ रही बात समझ में। चलो अब अपन बात करते हैं वान ऑफ गुणांक I और अणुसंख्यक गुणधर्म में संबंध। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए, I तथा अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म में संबंध। बहुत इजी वे में बताने वाला हूं दोस्तों कि दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो वान हाफ गुणांक है और अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए। तो देखिए सबसे पहले जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। अब अपन बात करते हैं कि यह अणुसंख्यक गुणधर्म है क्या। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट डिवाइड बाय पी नॉट ए बराबर में होता है एक्स पी। ये इसका फॉर्मूला है। दूसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा जो है वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। अभी मैं केवल और केवल जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है उसी की फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन है डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इंटू हो जाएगा डब्ल्यू ए, ठीक है। तीसरा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तीसरे नंबर की बात करें, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब कमी बताया था, तो जहां टी बी है उस जगह टी एफ हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। और लास्ट क्या लिखा है था, तो लास्ट लिखा है था चौथा परासरण दाब। परासरण दाब के लिए क्या लिखा है था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, है ना। अब दोस्तों ये जो संबंध है, ये जो संबंध मैंने लिखे हैं, फॉर्मूले तो मैंने लिख दिए कि पहला वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का ये फॉर्मूला होता है, क्वथनांक में उन्नयन का ये फॉर्मूला होता है, हिमांक में अवनमन का ये फॉर्मूला होता है, और परासरण दाब का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी तो वान हाफ गुणांक में संबंध आया ही नहीं, क्योंकि आई का संबंध तो आपने लिखा ही नहीं। ये तो अणुसंख्यक गुणधर्म का फॉर्मूला था। तो जब आपको अणुसंख्यक गुणधर्म याद है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये अणुसंख्यक गुणधर्म है, अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला इज इक्वल टू इसके बराबर होता है, क्वथनांक में उन्नयन किसके बराबर, यहाँ इसके बराबर है, हिमांक में अवनमन किसके बराबर, यहाँ है। तो कुछ नहीं करना है, जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है दोस्तों, इसी को बोल दो, गुणा कर दो आई से, यानी इसको गुणा कर दो आई से, इसको गुणा कर दो आई से, इसको भी गुणा कर दो आई से, और इसको भी गुणा कर दो आई से। जब आप इन सब से इसको गुणा कर देते हैं तो यही इन सब में संबंध है। देखो कितने अच्छे से याद हो गया। जो आपको अणुसंख्यक गुणधर्म का फॉर्मूला याद है, अगर आपको अणुसंख्यक गुणधर्म का ये फॉर्मूला याद है तो बस ये फॉर्मूला लिखें और उसको किससे गुणा कर दो दोस्तों,
आई से गुणा कर दीजिए। जैसे आप आई से गुणा करते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। अगला जो अपना पार्ट आएगा वो आज ही मैं अपलोड करूंगा और साथ के साथ ही ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। देन अपन इसके जो आरबीएससी बोर्ड में कुछ उदाहरण है और कुछ क्वेश्चंस है उनको भी अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही दोस्तों।